हेलो स्टूडेंट्स, आदर प्रणाम। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 10th क्लास का चैप्टर है, नेम इज नेशनलिज्म इन इंडिया। बिना कोई देरी किए सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब आप फर्स्ट पेज पर आएंगे तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वियतनाम में भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुआ, उससे कौन सी फीलिंग आई? नेशनलिज्म की। और सेम किसके साथ अब जोड़कर देखेंगे इसे? इंडिया के साथ। तो समझते हैं। देखिए, जब हम सब ने मिलकर संघर्ष किया कॉलोनियलिज्म के साथ, हम सब मिले, लड़ने लगे, हमारे अंदर क्या आ गई थी? यूनिटी। जब अंग्रेजों ने हमें ऑप्रेस किया, मींस सताया, तो एक बॉन्डिंग बनी दैट टाइड ऑल द इंडियंस टुगेदर। जैसे कोई किसी को परेशान कर रहा है तो वो सारे परेशान हुए लोग आपस में मिल जाते हैं। अलग अलग लोगों के लिए आजादी के मतलब अलग अलग थे। पीजेंट्स के लिए अलग निकलेंगे, ट्राइबल्स के लिए अलग, टाउन पीपल के लिए अलग। ये आगे क्लियर होगा। और कांग्रेस और गांधी जी उन्हें यूनाइट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि भाई लड़ाई झगड़ा ना हो, ये सब एक हो जाए। और लास्टली सॉन्ग आए, सिंबल्स आए और आइकन्स आए, जिन्होंने अंदर हमारे अंदर कौन सी फीलिंग जनरेट कर दी? नेशनलिज्म की। तो अगर याद करना है तो एक वर्ड यूनिटी याद कीजिए, एक बॉन्डिंग, एक डिफरेंट मीनिंग्स, कांग्रेस, गांधी जी, सॉन्ग, सिंबल्स एंड द आइकन्स। तो इससे आपका जो फर्स्ट सबसे मुश्किल क्वेश्चन है वो इजिली प्रिपेयर हो जाएगा। जब आगे बढ़ते हैं तो अब हम 1918 से स्टार्ट करेंगे स्टोरी। दो मूवमेंट हम चैप्टर में कवर करेंगे, नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर का असर क्या पड़ा? ये हुई थी 1914 से 1918 तक। ठीक है, सबसे पहले टैक्सेस बढ़े, नमक पे टैक्स लगाया गया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। जब टैक्स लगे होंगे, डेफिनेट सी बात है इंडियंस को गुस्सा आया होगा। प्राइस राइज हुआ और इस समय जो एसेंशियल्स थे उनके प्राइसेस लगभग डबल हो गए। यू कैन राइट डाउन द हेडिंग इन्फ्लेशन। इंडियंस को फोर्सफुली सोल्जर बनाया गया एंड फोर्स रिक्रूटमेंट टुक प्लेस। इससे बहुत ज्यादा गुस्सा इंडियंस के मन में था। बहुत सारी बीमारियां फैली उसमें, जो सबसे प्रोमिनेंट थी वो इन्फ्लुएंजा थी। और उस समय फेमाइंस भी आया, जिससे लगभग कितने लोग हमारे देश में बहुत बुरी तरह से परेशान हुए? 12 to 13 मिलियन। देखिए कितना बड़ा है। टैक्सेस बढ़ाए गए, प्राइस राइज हुआ, जबरदस्ती शोल्डर बनाया गया, ऊपर से एपिडेमिक्स आए, फेमाइन आए, लोगों की कंडीशन खराब थी। तो वर्ल्ड वॉर ने भी तो हमें जोड़ने का काम किया और कौन सी फीलिंग जनरेट करी? नेशनलिज्म की। इसी बीच गांधी जी की एंट्री, साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में। कौन से मेथड का यूज करके आए थे? सत्याग्रह का यूज करके आए। अब देखिए सत्याग्रह क्या है? द पावर एंड द सर्च फॉर द ट्रूथ। ये दो शब्दों से मिला है, सत्य के साथ आग्रह। हम उम्मीद करें कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाए, क्योंकि तब वो अंदर से बदलता है। तो डेफिनेशन समझते हैं। इफ यू आर फाइटिंग फॉर ए गुड कॉज, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। नो फिजिकल फोर्स इज नीडेड टू फाइट द ऑपरेसर। कोई भी शारीरिक शक्ति नहीं चाहिए। देयर आर नो फीलिंग्स ऑफ वेंजेंस और एग्रेशन। ना बदला दिखाओ, ना गुस्से की भावना। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म। सबसे बड़ा धर्म कौन सा रहेगा हमारा? नॉन वायलेंस। यू शुड अपील टू द कॉन्सेंस ऑफ ऑपरेसर। अंत में आप किससे अपील करेंगे? उसकी अंतर आत्मा से। तो ये सब चीजें जब मिलती हैं, ये क्या बनता है? सत्याग्रह बनता है। और गांधी जी का मानना था द ट्रूथ विल अल्टीमेटली ट्रम्प। अंत में हमेशा किसकी जीत होगी? सच्चाई की। जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 3 सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किए। पहले वाला चंपारण बिहार में किया 1917। पहुंचे थे गांधी जी वहां पर 1916। 17 में शुरू किया। ये पीजेंट्स के लिए था, अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जैसे प्लांटेशन आपको पता है, जब अलग अलग तरह के पेड़ काट दिए जाएं, सेम तरह के पेड़ लगा दिए जाएं, इट इज नोन एज प्लांटेशन। दूसरा खेड़ा में स्टार्ट हुआ था। पीजेंट्स के लिए क्रॉप फेलियर हुआ, वो रेवेन्यूज नहीं दे पा रहे थे। तो मूवमेंट किस लिए स्टार्ट किया? सब पीजेंट्स ने ज्वाइन कर लिया ताकि उनका रेवेन्यू एग्जेम्प्ट हो जाए। ये देखिए हमारे पास हुआ था 1917 में खेड़ा गुजरात में। तीसरा अहमदाबाद में 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। और वर्कर्स जब भी आएंगे तो 3 डिमांड्स रखनी है वर्कर्स की। वर्किंग आवर्स कम चाहते हैं,
वो हाई वेजेस चाहते हैं और बेटर वर्किंग कंडीशंस चाहते हैं। इसी बीच एक कानून पास हुआ जिसका नाम क्या था, रॉयल एक्ट। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दी टू डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। यानी अगर कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर है, बिना कोई केस चलाए वो उसे 2 साल कहां पर डाल सकते थे, जेल में। इसके खिलाफ एक फेमस लाइन आई थी, नो अपील, नो वकील, नो दलील। हम कुछ कर ही नहीं सकते थे और ये ब्लैक एक्ट कहलाएगा हमारी हिस्ट्री में। तो ये कौन सा एक्ट हुआ? इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, रॉयल एक्ट सत्याग्रह 1919 में। थोड़ा सा बेटे बीच में ना देखिए, अमृतसर में इस समय क्या हुआ, एक जुलूस निकल रहा था और वहां पर पुलिस ने क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। जब लोगों ने किस पे हमला कर दिया था, पुलिस पर भी हमला किया। और इंडियंस का रिएक्शन आपको हर जगह सेम लिखना है। इंडियंस ने रैलीज निकाली, प्रोटेस्ट किया, अटैक किस पे कर देते थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, स्ट्राइक्स करते थे, रेलवे और टेलीग्राफ को डिस्टर्ब करते थे। तो जब इंडियंस ने सब कुछ किया तो गांधी जी को लगा इसी बीच हिंसा भी हो रही है, वो कौन सा सत्याग्रह बंद कर देंगे, रॉयल एक्ट सत्याग्रह। ये आप देख लेना, रैलीज है, प्रोटेस्ट है, अटैक्स है, स्ट्राइक्स है, रेलवे टेलीग्राफ डिस्टर्ब है, ये सब इंडियंस के रिएक्शन रहे हैं शुरू से ही। इसी बीच में आपको याद होगा, मैंने भी बताया था कि अमृतसर में क्या लगा दिया गया था, मार्शल लॉ। लेकिन तभी वहां पर जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग गैदर हो गए, वो बैसाखी का मेला देखने के लिए आए थे। और कुछ लोग रॉयल एक्ट के खिलाफ आए थे, जिसमें हमारे 2 लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, सत्यपाल और सैफुद्दीन। कौन वहां पर पहुंचा, जनरल डायर, बिना कोई वार्निंग दिए लोगों पर धड़ाधड़ गोलियां चला दी और बहुत ज्यादा लोग मारे गए। इसके लिए केसरी 2 देखें। और उसका मकसद क्या था, लोगों के मन में डर और दहशत पैदा करना, वो टेरर और ए प्रोड्यूस करना चाहता। इतना डरा दो इंडियंस को कि अगली बार कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचें। और ये जलियांवाला बाग का ग्राउंड है जहाँ पर आज भी हमें गोलियों के निशान एज इट इज मिलते हैं अगर आप जाएंगे तो। और ये हुआ था बैसाखी वाले दिन, दैट वाज 13 अप्रैल 1919। इसी बीच अब रिजल्ट क्या निकला, इंडियंस का रिएक्शन सेम रहेगा, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट। और ब्रिटिशर्स ने इस बार ब्रूटल रिप्रेशन किया, बहुत बुरी तरह हमें कुचला। The सत्याग्रहीज आर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। उनकी नाक जमीन पर रगड़वाई, दैट इज द साइन ऑफ रिस्पेक्ट, नाक इज्जत होती है। दे हैड टू क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर रेंगने के लिए कहा गया। दे हैड टू सल्यूट द ब्रिटिशर्स, हर को सल्यूट करो। लो पीपल वर फ्लॉग्ड, इस तरह उन्हें बांधकर पीटा गया चाबुक से। एंड द विलेजेस वर बॉम्ब्ड, गांव के गांव बॉम्ब से उड़ा दिए गए। अब गांधी जी को लगा हिंसा ज्यादा हो गई है, तो गांधी जी ने रॉयल एक्ट सत्याग्रह बंद कर दिया। ने बेटे गांधी जी की यही दिक्कत रही है, जब भी थोड़ी सी हिंसा होती थी उनका कहना था अहिंसा पे चलो, तो मूवमेंट बंद कर देते थे। अब गांधी जी को लगा कि एक मूवमेंट की जरूरत है, लेकिन मूवमेंट कब सफल हो सकता है, इफ ही वाज हैविंग द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम्स। तो उस समय मुस्लिम्स में 2 भाई थे, अली ब्रदर, शौकत अली और मोहम्मद अली। और मुस्लिम्स की सल्तनत तुर्किश एम्पायर किसमें हार गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 में। उन पे क्या लगने वाली थी, एक खतरनाक ट्रीटी लगने वाली थी और खलीफा की पोस्ट खतरे में थी, दैट इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो मुस्लिम्स भी किसके खिलाफ हो गए थे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इधर गांधी जी ने रॉयल एक्ट सत्याग्रह बंद कर दिया और वो भी क्या करना चाहते थे, बड़ा मूवमेंट विद द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स। तो एक खिलाफत कमेटी कहाँ पर बनाई गई, बॉम्बे में 1919 में। और फाइनली एक कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ था, हमारा कोलकाता में, सितंबर 1920 में। गांधी जी ने कन्विंस कर दिया अली ब्रदर्स को कि हम कसम साथ में मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। मींस अब हिंदू मुस्लिम साथ होने वाले थे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले तो मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहिए था, दोनों भाई। तुर्किश एम्पायर हारी, ट्रीटी लगी, खलीफा खतरे में, खिलाफत कमेटी बनी। गांधी जी को लगा अच्छा मौका है मुस्लिम्स को साथ लाने का, कोलकाता सेशन करा, मुस्लिम्स को साथ में ऐड कर दिया। अब इसमें क्या क्या चलना था, हमारा स्टेजेस क्या क्या थी, एनसीएम की ये लर्न कीजिएगा। सबसे पहले तो सरेंडरिंग करनी थी टाइटल्स की। टाइटल्स बड़ी बड़ी उपाधियां होती थी जो अंग्रेज हमें दे देते थे, जैसे श्री 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 रविशंकर है, उन्हें टाइटल्स मिले हुए हैं, उससे वो उनके लिए लॉयल रहते थे। अब वो सारे टाइटल वापस कर दीजिए।
जैसे बॉक्सर्स ने अपने मेडल वापस किए। बॉयकॉट करना था सिविल सर्विसेज को, जिनकी भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह है वो सब छोड़ दें। बॉयकॉट होना था स्कूल्स एंड कॉलेजेस का। बायकॉट किसको करना था? फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना था, इलेक्शंस को। और दे शुड बी द पिकेटिंग ऑफ द शॉप्स। पिकेटिंग मींस आप जो दुकान ब्रिटिश गुड्स बेच रही है उसके एंट्रेंस को ब्लॉक कर दीजिए, अंदर किसी को जाने ही ना दीजिए। दैट इज नोन एज द पिकेटिंग। तो ये सारी स्टेप्स होने वाले थे। इसी बीच जो गांधी जी और अली ब्रदर्स थे वो घूमने लगे पूरे इंडिया में फॉर द ज्वाइंट कैंपेनिंग। लेकिन अब कांग्रेस में एक फसल स्टार्ट हो गई। कुछ लोग चाहते थे गांधी जी क्या स्टार्ट करें, एनसीएम। कुछ चाहते थे ना शुरू करें। तो कुछ फेवर में आ गए और कुछ अगेंस्ट। रीजंस आपको याद रखनी है। एक तो बेटे उन्हें क्या लगता था गांधी जी के मूवमेंट में वायलेंस होगी, देन गांधी जी विल क्लोज द मूवमेंट, पहली रीजन। दूसरा, वो इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते थे कुछ लोग। उन्हें लगता था इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, अंदर पहुंचकर अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से किसके सामने रखेंगे, अंग्रेजों के। तीसरी बात, उस समय कांग्रेस में धीरे धीरे किसकी ग्रोथ हो रही थी, रेडिकल्स की। जो गरम दल था, एक नरम दल था जो प्यार से बात करते थे, गांधी जी टाइप लोग, एक भगत सिंह टाइप लोग जो हमारे गरम दल के थे। तो हुआ क्या, कुछ लोग कह रहे हैं मूवमेंट शुरू करो, कुछ कह रहे हैं मूवमेंट शुरू ना करो। ओवरऑल एक नागपुर सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, अब नाग देख सकते हैं। और उसमें गांधी जी ने कन्विंस कर दिया कि सभी क्या स्टार्ट करेंगे, नॉन कॉपरेशन। और इसके बाद बेटे दिसंबर में क्या स्टार्ट हुआ 1920 में, नॉन कॉपरेशन। जनवरी में वो क्या बन चुका था, नॉन कॉपरेशन एंड द खिलाफत मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग लोगों ने हिस्सा क्यों लिया, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि क्यों स्टार्ट करना पड़ा एनसीएम। एक तो वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, हमारी कंट्री इकोनॉमिकली अनस्टेबल पूरी तरह से हो गई थी। सत्याग्रह गांधी जी के सफल रहे, उससे उनके अंदर थोड़ी सी बोल्डनेस आ गई थी कि अब बड़ा मूवमेंट शुरू किया जा सकता है। तीसरी बात, अब उन्हें लगता था एक ब्रॉड मूवमेंट की जरूरत है जिसमें सारे लोग हमारे साथ आ जाएं। जलियांवाला बाग इंसिडेंट ने पूरे इंडिया को अंदर से हिला दिया था, तो हमें किसकी जरूरत थी, एक मूवमेंट की। और रॉयल एक्ट वैसे भी एक ब्लैक एक्ट था जिसने फोर्स किया फॉर ए सर्टेन मूवमेंट। तो ये पांचों रीजन हमारे किस चीज के लिए रहेंगे, व्हाई डिड ही स्टार्ट नॉन कॉपरेशन। अब हम पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन अलग अलग जगह कैसा चलेगा। सबसे पहले तो बेटे टाउन्स में देखेंगे यहाँ पर क्या किया गया। यहाँ पर सेम स्टेप्स लिख देंगे आपने, सरेंडरिंग ऑफ टाइटल, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बायकॉट ऑफ द सिविल सर्विसेज, बायकॉट ऑफ इलेक्शन। एक्सेप्शन क्या निकलेगी, मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लिया क्योंकि पार्टी किसकी थी, नॉन ब्राह्मण्स की। उन्हें लगा हम भी अगर इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, सीट जीतेंगे तो पावर और रेस्पेक्ट मिलेगी। बाकी आपका सबने क्या किया था, गांधी जी की बात को फॉलो किया। अब इसका असर क्या पड़ा, इंडियंस ने मना कर दिया, आज से फॉरेन गुड्स का यूज नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स का इंपोर्ट डिक्लाइन होने लगा, 102 करोड़ से कितना पहुंच गया, 57 करोड़ पर। इंडियंस की इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर करने लगी, बढ़ने लगी, डेवलप करने लगी। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में क्या आ गया, सडन डिक्लाइन। तो ये सारा इफेक्ट किसका पड़ा, हमारे इस मूवमेंट का। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि मूवमेंट स्लो हुआ। खादी एक्सपेंसिव थी, इंडियंस खादी जैसी चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। जिन्होंने स्कूल्स और कॉलेज छोड़े, देयर वाज नो अदर अल्टरनेटिव फॉर देम, क्योंकि उस समय इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप ही नहीं हुए थे। जिन्होंने जॉब्स छोड़ी उनके पास भी कोई अल्टरनेटिव नहीं था। सपोज करो बेटे पेरेंट्स में से कोई जॉब छोड़ दे, कोई चारा ना हो तो मजबूर होकर अपने घर को चलाने के लिए जॉब पर दोबारा वापस जाना पड़ेगा। तो ये पूरा हमारा किसके लिए था, टाउन्स के लिए। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पीजेंट्स ने के ज्वाइन किया। सबसे पहले तो पीजेंट से बेगार कराई जाती थी, दैट इज वर्क विदाउट पेमेंट, वो नहीं करना चाहते थे। पीजेंट्स पे बहुत सारे टैक्सेस थे और उन्हें रेंट्स पे करनी पड़ती थी। कभी भी उनको जमीन का कंट्रोल नहीं मिलता था। लैंडलॉर्ड्स को वो बायकॉट करना चाहते थे, जो बहुत ज्यादा ऑपरेसिव थे, उन्हें सताते थे, उन्हें परेशान करते थे। और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर चाहते थे कि कुछ तो बेटे काम की सिक्योरिटी हो। तो इन सभी रीजंस की वजह से उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया। अब क्या किया उन्होंने, नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज कराई। यहाँ पर बार्बर और वॉशरमैन ने किसकी सेवा बंद कर दी ऐसे लोगों की, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र।
ने मिलकर औध किसान सभा बनाई, जिसकी जल्दी कितनी ब्रांचेस बन गई, 300। ये एक सन्यासी थे जो फिजिक्स आए थे, इंडेंचर्ड लेबरर की तरह काम करके। इंडेंचर्ड लेबरर जो बाहर ले जाए जाते थे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। अब यहाँ पर भी एक स्लो डाउन क्यों आया? एक तो उन्होंने गलत काम किए, और वो सब कुछ किसके नाम पर किए, गांधी जी के। मर्चेंट्स पर हमले बोले, बाजार्स को लूटा, लैंडलॉर्ड्स पर भी हमले बोल दिए, ग्रीन हुड्स को लूट लिया गया, सब कुछ गलत किया जा रहा था एक एस पर कांग्रेस। और किसका नेम यूज किया जा रहा है, गांधी जी। तो ऐसा लगा कि अब ये मूवमेंट, इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो मूवमेंट स्लो डाउन किसके लिए हो गया था, फॉर द पीजेंट्स टू। तीसरी बात हम पढ़ेंगे कि अब पीजेंट्स की बात, ट्राइबल्स ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो उन्हें अपने जंगल वापस चाहिए थे, बिकॉज देयर एंटायर लिवलीहुड वाज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। वो बेगार नहीं करना चाहते थे। मीन्स फ्री में क्यों काम करें हम लोग। वो ग्रेजिंग ग्राउंड चाहते थे अपने कैटल्स के लिए, लेकिन उनके पास उस समय डंगर कैटल्स हुआ करते थे, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए था। और वो ट्रेडिशनल राइट्स वापस चाहते थे। वो हवा की पूजा करते थे, जंगल की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे। अब वो सारे अधिकार छीन लिए गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स नेचर वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। अब उन्हें भी किसकी इंपॉर्टेंस पता लग रही है, नेचर की। यहाँ पर हमें एक जबरदस्त लीडर मिला जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ये गुडेम हिल्स के थे, आंध्र प्रदेश। इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया, जिसे हम चुप चुप कर युद्ध करना भी बोलते हैं। आप चुप कर आए, हमला किया, फिर गायब हो गए। इनके पास हीलिंग पावर थी, ये लोगों के वुंड्स को हील कर सकते थे। सारी पिक्चर्स मैंने कोशिश करके ओरिजिनली रखी हैं जो मिली हैं। ये भगवान के अवतार कहलाते थे। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करते थे, आपका भाग्य बता सकते थे। कोई गोली इनके ऊपर हमला नहीं कर सकती थी। एक चीज मेरे से छुटी है, वो सुन लेना। एक तरफ तो गांधी जी के फॉलोअर थे, लोगों को कहते थे खादी पहनो, ड्रिंकिंग करना बंद कर दो। लेकिन इनका क्या मानना था, अंग्रेजों को भगाना है तो फोर्स इज नेसेसरी। लेकिन फाइनली इन्हें कब एग्जीक्यूट कर दिया गया, 1924 में एग्जीक्यूट किया गया था। यहाँ पर 1934 है, आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन तब तक ये क्या बन चुके थे, ही ग्रेजुअली बिकेम अ फोक हीरो। ये पूरा मूवमेंट जो आपको इस स्लाइड पर मिल रहा है, ये सब किसके लिए था, ट्राइबल्स के लिए। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मूवमेंट प्लांटेशन वर्कर्स के लिए आ जाएगा। इससे पहले समझना जरूरी है कि प्लांटेशंस क्या होते हैं। जब आप तरह तरह के पेड़ काट दें और सेम तरह के पेड़ स्ट्रेट रोज में लगा दें ताकि कम जगह में ज्यादा पेड़ आए, तो वो क्या कहलाता है, प्लांटेशन। अब अंग्रेजों को जाहिर सी बात है इसकी जरूरत होगी मजदूरों की। तो अब उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन वर्कर्स ने क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि उनको उन कन्फाइंड स्पेस में लिमिटेड रखा जाता था। भाई ये प्लांटेशन है, इसी में रहो। वो अपने घर से कोई लिंक नहीं बना सकते, तो उनका मकसद क्या होगा, यार घर से तो लिंक बनाने दो। वो किसके अगेंस्ट थे, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859, जिसके अकॉर्डिंग वो टी गार्डन छोड़कर नहीं जा सकते। इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, सारे अपने प्लांटेशंस को छोड़कर भागे घर की तरफ। लेकिन रास्ते में रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक मिली, उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया। दे वर बैडली बीटन एंड दे वर सेंट बैक। तो एक तरीके से हुआ क्या, मूवमेंट फिर वहीं पहुंच गया। देखो तो ये सब कुछ किसके बारे में था, प्लांटेशन वर्कर्स। आप इन चारों को स्टडी कर सकते हैं इजिली। अब हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिससे गांधी जी मूवमेंट बंद कर देंगे। एक खतरनाक इंसिडेंट हुआ जिसका नाम था चौरी चौरा इंसिडेंट। हमारा एक पीसफुल जुलूस निकल रहा था, पुलिस ने लोगों पर हमला कर दिया। इस बार इंडियंस ने भी बदले में पुलिस पर हमला कर दिया। 22 पुलिसमैन मारे गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया और आग लगा दी, वो मारे गए। पर जब हिंसा हुई तो गांधी जी को लगा अब मुझे मूवमेंट बंद कर देना चाहिए। फाइनली बेटे हिंसा होती है, गांधी जी क्या बंद कर देते थे, मूवमेंट। उन्हें लगा अब सत्याग्रह पूरी तरह से तैयार नहीं है। इंडिया में कांग्रेस में किसकी ग्रोथ हो रही थी, रेडिकल्स की ग्रोथ हो रही थी। रेडिकल याद है, गरम दल के लोग। इन्होंने एक पार्टी के अंदर ही स्वराज पार्टी बनाई, जिसमें जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। इन्हें CR दास भी बोल देते हैं। और ये इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते थे बाय मेकिंग दिस पार्टी। और ये किसके अकॉर्डिंग आए थे इलेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। क्योंकि इनका मानना था जब हम अंदर पहुंच जाएंगे काउंसिल्स में
ज्यादा बेटर तरीके से अपनी बात किसके सामने रखेंगे, अंग्रेजों के सामने रखेंगे। तो ये सोच इन लोगों की थी। लेकिन इससे हमारा कौन सा मूवमेंट बंद हो गया था? इंसिडेंट से, चौरी चौरा इंसिडेंट पे हमारा सारा का सारा मूवमेंट एनसीएम बंद हुआ और उससे स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन नेसेसरी बन गई थी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एनसीएम तक पहुंचा है। अब चैप्टर में सीधा 10 साल आगे निकल आएंगे। इस समय पूरी दुनिया में क्या है? द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन दैट टुक प्लेस इन 1930, 1930 की बात है। सबसे खतरनाक डिप्रेशन आया, ओवर प्रोडक्शन। अब एग्रीकल्चरल गुड्स के जो प्राइसेस थे वो लगातार गिर रहे थे। मैंने यहाँ पर भूल से क्या लिख दिया, देवर राइजिंग, वो गिर रहे थे। फार्मर्स की फसलें बिकनी बंद हो गई, लेकिन उन्हें क्या पे करना था? रेवेन्यू। उनके पास पैसा नहीं था और सरकार ने मना कर दिया कि रेवेन्यू माफ नहीं होंगे। तो हमारे किसान किस में फंस गए? कर्ज के जाल में फंसे और कोई चारा नहीं था, तो उन्हें अपना गोल्ड और सिल्वर देना पड़ा। इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर इस समय किसका बना? गोल्ड एंड सिल्वर। तो देखिए हुआ क्या डिप्रेशन में, मतलब चीजें तो ज्यादा हो गई थी और खरीदने वाले लोग कम थे, तो प्राइस डाउनफॉल हुआ। फार्मर्स रेवेन्यू नहीं पे कर पाए, फार्मर्स डेप में फंसे। इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर किसका बना? गोल्ड एंड सिल्वर। इसी बीच एक कमीशन पहुंची इंडिया में, उसका नाम था साइमन कमीशन 1928 में। ये स्टैट्यूटरी कमीशन थी, मींस चेक करने आई थी द वर्किंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड टू सजेस्ट द चेंजेस। भाई हमारी सरकार काम कैसा कर रही है वहां। इसके हेड का नाम याद कीजिएगा, जॉन साइमन। मुझे सर लगाना अच्छा नहीं लगा, देयरफॉर आई हैड डिलीटेड इट। और ये चेंजेस भी लाना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। प्रॉब्लम क्या थी? देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। तो जब ये कमीशन इंडिया में पहुंचे, सबने काले झंडे दिखाए और चिल्लाना शुरू कर दिया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो साइमन कमीशन का आना जाना तो बेकार ही रहा। लेकिन एक अच्छी चीज थी कि एक तो हमारी ये कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, साथ में मिलकर किसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया? इसके खिलाफ। इसी बीच जो इरविन था उसने हमारे सामने डोमिनियन स्टेटस का ऑफर रखा। इनके लिए भी लॉर्ड लगाया गया। बताओ हमारी बुक्स में कहाँ से ये भगवान हुए जो देश को लूट कर गए? वाइसरॉय इरविन ने कब रखा ऑफर? अक्टूबर 1929 में। इन्होंने क्या कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, मीन्स कंट्रोल तो ब्रिटेन का ही रहेगा, आप भी अपनी एक गवर्नमेंट बना लीजिए, हम आपको अधिकार देंगे, ये स्वराज है। लेकिन इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि इस समय कांग्रेस में रेडिकल्स की ग्रोथ हो गई थी और कौन थोड़ा सा असर कम होता जा रहा था? मॉडरेट्स का असर कम हुआ, यानी गरम दल ज्यादा था और नरम दल थोड़ा कम होता जा रहा था कांग्रेस पार्टी में। इसी बीच एक लाहौर सेशन हुआ हमारा। ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, दिसंबर 1929 में। इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें हमारी डिमांड पहली बार स्वराज से किस में बदली? पूर्णा स्वराज में। सभी इंडियंस ने कसम खाई, आज से सारी बॉन्डिंग किसके साथ खत्म कर देंगे? विद द ब्रिटिशर्स। तो मेन बात ये रही। इस दिन इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट हो गया, लेकिन बेटे किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि इतना बड़ा सेशन हुआ है, यानी ये होना ना होना बराबर सा रहा। तो अब लगा कि एक बड़े मूवमेंट की जरूरत है, तो गांधी जी ने सर्च करना शुरू कर दिया और उन्हें क्या कौन सी चीज मिली? नमक मिल गया, जिसके सहारे वो अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते थे। हम सीडीएम की तरफ बढ़ेंगे। अब नमक एक ऐसी चीज है जो इसेंशियल है, सब उसको खाते हैं। इट इज द इसेंशियल आइटम ऑफ फूड। इट इज यूज्ड बाय ऑल अलाइक, चाहे अमीर चाहे गरीब, सब नमक का यूज करते हैं। नमक पे बहुत सारे टैक्सेस थे और नमक पे किसकी मोनोपोली थी? ब्रिटिशर्स की। मीन्स हम नमक बना ही नहीं सकते थे और इससे वो ब्रिटिशर्स को क्रूअल फेस किसके सामने लाना चाहते थे? इंडियंस के। तो दैट्स वाई उन्होंने कौन से सिंबल का यूज किया? नमक का यूज किया। अब हुआ क्या? ये 31 जनवरी की बात है। गांधी ने एक लेटर किसको भेजा? इरविन को। अपनी 11 डिमांड्स रखी। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? सीडीएम की तरफ। उसमें सभी की डिमांड थी, पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सो दैट ऑल द सेक्शंस ऑफ द कनाई सोसाइटी कुड कनेक्ट विद हिम, सब उनके साथ हो जाएं। अब जब इन्होंने डिमांड नहीं मानी, आप देख सकते हैं ये इरविन है, तो उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। साबरमती से कहाँ तक की यात्रा हुई? दांडी तक की। 78 वॉलेंटियर शुरू में, 7 रहे, बाद में कई हजार हो गए थे। स्वराज जब जहां जहां पर रुके, इन्होंने किसका मतलब समझाया लोगों को? स्वराज का। उनसे क्या डिमांड करी? टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिशर्स,
240 माइल्स की यात्रा रही, एक दिन में 10 मील चले। और फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुंच गए? दांडी पहुंचे और उन्होंने नमक बनाया। इंडियंस नमक नहीं बना सकते थे, कानून टूटा और एकदम से कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हो गया हमारा? दैट वाज द सीडीएम। तो ये सब जो आपने पढ़ा ये किसकी तरफ लेके चल रहा है? हमें सीडीएम की तरफ लेकर चल रहा है। अब हुआ क्या इसके बाद? क्यों इन्होंने सीडीएम स्टार्ट करना पड़ा? एक तो साइमन कमीशन पूरी तरह से फेल हो गई थी, आना जाना ना के बराबर रहा। डिमांड किस में बदली? पूर्ण स्वराज। जब हम चाहते थे हम अपने देश को खुद रूल करें, गांधी जी की 11 डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। दैट्स व्हाई ही वाज फोर्स्ड टू स्टार्ट सीडीएम। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ने क्या किया था? हमारे देश को इकोनॉमिकली बिल्कुल रैकेज की तरफ पहुंचा दिया था, इसलिए एक बड़े मूवमेंट की जरूरत थी। और जब गांधी जी को बिजनेस क्लास का सपोर्ट मिला कि हम आपके साथ हैं, पैसा देंगे, आप मूवमेंट शुरू कीजिए, he became emboldened to start the movement। तो ये सारे आप रीजंस याद रखिएगा किस वजह से कौन सा मूवमेंट शुरू होगा? सीडीएम। अब क्या क्या करेंगे? थोड़ी दो नई चीजें हैं, टैक्स नहीं देना है, कानून तोड़ने हैं, बाकी सब पुराना है। बायकॉट, सब इंडियंस ने नमक बनाया। देखिए सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है? आज्ञा का पालन ना करना। तो इंडियंस ने कहा कि अब हम आपके टैक्स नहीं देंगे, कानून तोड़ेंगे, नमक बनाया, बायकॉट करा इलेक्शंस को, सिविल सर्विसेज को, गुड्स को, स्कूल्स एंड द कॉलेजेस, जो पहले भी किया था। तो सब कुछ किसमें हुआ? अंडर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब बड़े इंडियंस का रिएक्शन तो हमने देखा, ब्रिटिशर्स भी तो रिएक्शन देंगे। उन्होंने क्या किया? हमारे सारे लीडर्स को जो प्रोमिनेंट थे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब्दुल गफ्फार खान भी कहाँ पर थे? जेल में, इन पेशावर। और गांधी जी को जब जेल में डाला गया तो शोलापुर में शोला भड़का, लोगों ने पुलिस की गाड़ियों का सामना किया, ब्रिटिश हमलों का सामना किया। 1 लाख लोगों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। इस बार उन्होंने मैन वुमेन चिल्ड्रन सभी की पिटाई की। इसको क्या बोलेंगे? ब्रूचल रिप्रेशन। जब इंडियंस ने रिएक्शन दिया तो गांधी जी ने मूवमेंट बंद कर दिया। देखिए कितना सारे यही वो काम करते थे अंग्रेज। अगर आप प्रोमिनेंटली देखें कितना आसान तरीका था। जो सबसे मेन लीडर है उसे उठा के जेल में डाल दो। गफ्फार खान हो गए, गांधी जी हो गए, सब जो मूवमेंट कर रहे थे जेल में, ब्रूटल रिप्रेशन किया और गांधी जी ने मूवमेंट बंद किया। लेकिन मूवमेंट बंद करने से पहले एक चीज और हुई, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। उसमें गांधी जी तो सीडीएम बंद करने वाले थे, सेकेंड राउंड में कॉन्फ्रेंस के लिए कहाँ पर जाने वाले थे? लंदन। बदले में इरविन ने क्या प्रॉमिस किया? वो हमारे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करेगा, जो 1 लाख लोग उसने कहाँ पर डाल दिए थे? जेल में। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होगा कि गांधी जी को दोबारा से क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? सिविल डिसोबीडियंस। क्योंकि जब गांधी जी वापस आए लंदन से तो वो निराश होकर वापस आए। ये हम आगे पढ़ेंगे कि उनकी क्लैशिंग किसके साथ हुई थी। वो BR अम्बेडकर थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, कांग्रेस पार्टी अब इलीगल थी। जब वो वापस आए सारे लीडर्स जेल में थे और किस चीज को बैन कर दिया गया? मीटिंग्स एंड प्रोटेस्ट। यानी इस तरह के सरल शब्दों में इरविन ने धोखा ही तो दिया। वो ऐसे में मजबूर होकर गांधी जी को क्या स्टार्ट करना पड़ा? दोबारा से सीडीएम। तो अब हम पढ़ेंगे कि सीडीएम में तरह तरह के लोग हिस्सा क्यों लेंगे। सबसे पहले अमीर पीजेंट्स की बात करते हैं। ये कमर्शियल क्रॉप्स लगाते थे। इनके ऊपर किसने हमला करा? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। फसल बिकी नहीं तो इनकम गायब होने लगी, टैक्सेस नहीं दे सकते थे, तो इनकी लड़ाई खाली टैक्सेस के खिलाफ थी। इसमें जाट्स उत्तर प्रदेश के थे, पाटीदार गुजरात के थे। लेकिन जब मूवमेंट पहली बार बंद हुआ, वैसे तो इन्होंने बेटे बहुत सारा पैसा किसको दिया? कांग्रेस को। लेकिन जब पहली बार मूवमेंट बंद किया गया, नथिंग वाज डन फॉर देम, तो अगली बार 1931 इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। सॉरी, जब मूवमेंट बंद हुआ 1931 में, तब तक तो ये गांधी जी के साथ रहे, लेकिन बाद में इन्होंने साथ छोड़ दिया। तो इनकी लड़ाई बेसिकली रेवेन्यू और टैक्सेस के लिए थी। जो गरीब थे वो भी फसलें ग्रो करते थे, उनके ऊपर भी किसने हमला किया? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इनकम उनकी भी कम हुई, लेकिन दिक्कत क्या थी? वो टैक्स नहीं दे सकते थे और साथ में रेवेन्यूज भी नहीं, रेंट्स नहीं दे सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर पार्टी किसको सपोर्ट करती है? जो पार्टी को पैसा दे सकता है। तो इनकी लड़ाई रेवेन्यू, इनकी रेवेन्यू प्लस रेंट के लिए। इसी बीच हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई अगर हम मूवमेंट में हिस्सा लेंगे तो हमारा बिजनेस एक्सपेंड करेगा।
ब्रिटिश इंपोर्ट थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, बाहर की चीजें कम आएंगी अगर हमारे लिए कुछ हुआ, हमारी करेंसी की अच्छी वैल्यूज मिलेंगी, उसे रुपी स्टर्लिंग रेशो बोला जाता था। उनके ऊपर कम रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी, मतलब कम लिमिटेशंस लगेंगे, और स्मूथ मूवमेंट किसका होगा, उनके गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये 5-6 रीजन थी कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया मूवमेंट। 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई, FICCI दैट इज द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927, और एक IICC बनी, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस। 2 प्रोमिनेंट लोग साथ हो गए, JD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, आप दोनों को देख सकते हैं। लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई तो ये भी थोड़े से यार कांग्रेस से थोड़े अलग हो गए, इन्हें लगा यार कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही है, स्पेशली गांधी जी भी, और ऊपर से बार बार मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी, और इसकी ग्रोथ हो रही थी कांग्रेस में सोशलिस्ट की, जो मानते थे कि पैसा सबको बराबर मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ हमारा किसके बारे में, इंडस्ट्रियलिस्ट, कि भाई बिजनेस एक्सपेंड करे, इंपोर्ट कम हो जाए, फेवरेबल एक्सचेंज रेशियो मिले, रेस्ट्रिक्शंस कम हो, स्मूथ मूवमेंट हो। 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी, 2 लोग मेन रहे, कांग्रेस फेल हो गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ करने में, मिलिटेंट एक्टिविटीज आई और सोशलिस्ट की ग्रोथ हुई। तो फाइनली इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी अगली बार मूवमेंट को छोड़ दिया था। अब हमारे जो आएंगे नेक्स्ट वर्कर्स थे, वर्कर्स ने हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस किसके करीब थी, इंडस्ट्रियलिस्ट के करीब आ गई थी। वैसे वर्कर्स की डिमांड क्या है, हाई वेजेस मिलनी चाहिए, जो मैंने क्या लिख दिया, लो सॉरी फॉर दिस, लेस वर्किंग आवर्स चाहिए और बेटर वर्किंग कंडीशंस चाहते थे। बस एक जगह पर वर्कर्स ने हिस्सा लिया था, छोटा नागपुर रीजन। तो वर्कर्स का मेनली पूछा जाता है हिस्सा क्यों नहीं लिया, कांग्रेस किसके करीब थी, इंडस्ट्रीज के, सो द वर्कर्स स्टेड एलूफ या सेपरेटेड। अब वुमेन ने क्यों हिस्सा लिया CDM में, एक तो गांधी जी ने उनसे अपील करी ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च, वुमेन को भी लगा उनकी सेग्रेड ड्यूटी बनती है टू सर्व द नेशन। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नमक बनाया, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया। लेकिन जब बात आई उन्हें अधिकार देने की, तो उनसे क्या कहा गया, यू शुड सर्व द होम एंड द हर्थ, आप चौका चूल्हा करें। इसका मतलब घर के चौक में चूल्हा लगता तो उसे लीपा जाता था, वो चौका चूल्हा कहलाता था, बेसिकली हाउस होल्ड वर्क। एक अच्छी मदर और एक अच्छी वाइफ बने। कांग्रेस में कोई भी बड़ी पोजीशन उन्होंने किसको नहीं दी, वुमेन को। सिर्फ वो किस चीज में बिलीव करते थे, उनके सिंबॉलिक प्रेजेंस में। इसका मतलब वो आ जाए मूवमेंट में, क्योंकि मूवमेंट में अगर ज्यादा लोग होते हैं तो आपका मूवमेंट ज्यादा सफल माना जाता है। तो एक वुमेन और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, ध्यान से कीजिएगा इसमें। आगे बढ़ेंगे तो अब दलित्स की बात करते हैं। उस समय कांग्रेस ने किसको सपोर्ट नहीं किया, दलित्स को, क्योंकि कांग्रेस को डर था अगर दलित्स को सपोर्ट देंगे तो सनातनी दूर हो जाएंगे, दे आर द हाई क्लास हिंदूज। एक ऊंची जाति नीची जाति, ऊंची जाति का साथ दिया तो नीची जाति दूर, नीची जाति का साथ दिया तो ऊंची जाति। लेकिन ऊंची जाति के पास पैसा है तो कांग्रेस ने किसका साथ दिया, सनातनीज। अब गांधी जी ने क्या क्या किया, उनको एक नई टर्म दी, उनका नाम रखा हरिजन। उनके लिए सत्याग्रह स्टार्ट कराया, वो सारा खुद काम किया जो दलित करते हैं। ऊंची जाति के लोगों से अपील करी टू लिव द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, काफी मेहनत की। लेकिन अब दलित्स के पास एक और लीडर आए थे, वो अंबेडकर थे। अंबेडकर उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते थे, वो उनके लिए रिजर्व सीट्स चाहते थे। उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई 1930 में, और उन्होंने एक डिमांड रख दी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। अब इसके बाद देखिए बेटे, बहुत लंबी कहानी है लेकिन हम बहुत फास्टली चल रहे हैं। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो अंबेडकर की टक्कर किसके साथ हो गई, गांधी जी के साथ, क्योंकि पहली बार अंबेडकर की डिमांड किसने मान ली, ब्रिटिशर्स ने, फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। पर जब ये हुआ तो गांधी जी कहां से वापस लौट कर आ गए, फ्रॉम द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने क्या रखा, फास्ट अनटू डेथ, अमरण अनशन बोलते हैं। उनका मानना था अगर ऐसा डिवीजन होगा, अगर ऐसे किसी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, इट कुड डिवाइड द कंट्री, मतलब इससे देश के टुकड़े हो सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन। और रिजल्ट क्या निकल कर आया, पूना पैक्ट साइन हुआ। किसके बीच में बेटे, सुलह हुई, अंबेडकर और गांधी जी के। और उन्हें क्या मिले, सेपरेट की जगह जनरल इलेक्टोरेट्स मिल गए। मीन्स वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते थे, अगर जीतते तो उन्हें सीट मिल सकती थी। अब तो ये तो बदलाव आया थोड़ा सा, देखो अंबेडकर की वजह से। एक बार ये मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। देखो गांधी जी गए
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इधर नीचे जाती कि बी आर अम्बेडकर के। अंग्रेजों ने किसकी बात को माना? बी आर अम्बेडकर की। गांधी जी को गुस्सा है, फास्ट रख लिया। उनका क्या मानना था? देश के टुकड़े हो सकते हैं। पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। अब एक और बड़ा ग्रुप था जिसने इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया, वो कौन थे? मुस्लिम्स थे। एक तो इस बार मुस्लिम्स के पास खिलाफत जैसा कोई भी इशू नहीं था। कांग्रेस किसकी पार्टी मानी जा रही थी? हिंदूज की। दोनों हिंदू मुस्लिम्स में झगड़े हो रहे थे और हर झगड़े से किसके बीच की खाई बढ़ती जा रही थी? हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स के लीडर्स ने क्या डिमांड रखी? हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो। इधर मुस्लिम्स ने क्या कहा? हम माइनॉरिटी में। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने क्या कहा? मुस्लिम्स को हर स्टेट में उतनी सीट दे दी जाए जितने उनकी परसेंटेज है उस स्टेट में। जैसे कि स्टेट में 40% है तो 40% सीट्स किसको मिलनी चाहिए? मुस्लिम्स को। लेकिन जो MR जाया करते उन्होंने हिंदू महासभा से, उन्होंने इस बात को डिसएग्री किया और सारी की सारी उम्मीद खत्म हो गई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में कि अब हिंदू मुस्लिम दोबारा कभी साथ रहकर मूवमेंट शुरू करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन भी ना के बराबर रहा। अगर आप देखेंगे बेटे तो इसमें लिमिटेशंस कितनी निकल कर आई है हमारी CDM में। इसमें देखिए हमारे पास वर्कर्स ने साथ नहीं दिया, दलित्स ने साथ नहीं दिया, मुस्लिम्स ने साथ नहीं दिया, तो ये कभी एक मास मूवमेंट बन ही नहीं पाया। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन किसकी बनी? CDM की। देखिए अब एक तरीका और था इंडियंस के अंदर फीलिंग लाने का नेशनलिज्म की, वो 4 तरीके से लाएंगे। सबसे पहले किसका रोल आएगा? भारत माता का। इनकी सबसे पहली इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई और इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा 1870 में, जिससे लोगों के अंदर कौन सी फीलिंग जनरेट हुई? नेशनलिज्म की। इसके बाद एक पेंटिंग इनकी अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई जो बिल्कुल डिवाइन थी, काम थी और कंपोज थी, ये अबिंद्रनाथ टैगोर ने, तो इन 2 लोगों ने बनाई। और इस डिवोशन टू दिस मदर फिगर वाज द सिंबल ऑफ वंस नेशनलिज्म। तो पहला रोल भारत माता। दूसरा उन्होंने किसको रिवाइव किया? हमारे फोकलोर को। इसका मैं मतलब समझाता हूँ। फोकलोर हमारी पुरानी कहानियां जो हमारे कैरेक्टर का सच्चा मैनिफेस्टेशन होती है। लेकिन अब हमने पुरानी कहानियों को कलेक्ट किया जो हमारी ट्रू कल्चर को शो करती थी ताकि इंडियंस को अपने ऊपर गर्व हो, टू रिस्टोर द सेंस ऑफ प्राइड। क्योंकि आज बेटे इंडियंस के साथ क्या दिक्कत है? सेल्फ एस्टीम अच्छी नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने गीतांजलि भी लिखी है, उन्होंने बैलेट्स और फॉकटेल लिखे हैं। और एक नतीशा शास्त्री थे, उन्होंने तो एक बुक ही लिख दी फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। बाद में इसकी 4 वॉल्यूम्स बनी। यानी उन्होंने हमारी कहानियों से हमारी सच्ची पहचान हमें याद कराई। तो दूसरा हमारा रिवाइवल था। तीसरा हमारे पास क्या जाएगा? सिंबल्स एंड आइकन। बंगाल में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो एक फ्लैग बना, इसमें 8 लोटस किसको दिखाते थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस को। ईद का चांद हिंदूज एंड मुस्लिम्स को। झंडे से फीलिंग्स आई। एक स्वराज फ्लैग किसने डिजाइन किया? गांधी जी ने 1921 में, जिससे उसके अंदर चरखा सेल्फ हेल्प को सिंबलाइज करता था, उससे फीलिंग आई। और वो झंडे को किस में लेकर जाते थे? मार्चेस में, टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिशर्स। फाइनली रीइंटरप्रिटेशन किसका हुआ? हिस्ट्री का। उन्होंने क्या कहा था ब्रिटिशर्स ने कि तुम बैकवर्ड हो, प्रिमिटिव हो, इनकैपेबल हो गवर्निंग योरसेल्फ। इंडियंस ने अपने इतिहास में झांकना शुरू किया और अपने अचीवमेंट्स को ढूंढा टू रिस्टोर द सेंस ऑफ प्राइड, ताकि गर्व करें इंडियंस। उन्होंने बताया कि हमारा पीरियड सबसे अच्छा था, हमने आर्ट, साइंस, आर्किटेक्चर, मैथ्स में कितने डेवलपमेंट्स किए। मैथ्स तो बेटे कहा जाता है मैथ्स में 0 इंडियंस ने दिया, आर्यभट्टा ने। ये ना होता तो शायद हमारी साइंस और मैथ्स पॉसिबल होती ना। तो उन्होंने क्या याद दिलाया इंडियंस को? उनका इतिहास याद दिला दिया। और लास्ट में हमारे पास क्या हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 8 अगस्त 1942 में। किसने स्टार्ट किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और एक ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी का सेशन हुआ था, दैट टुक प्लेस इन बॉम्बे। गांधी जी ने सबसे फेमस स्पीच दी, डू और डाई स्पीच। इस मूवमेंट में कौन कौन लीडर्स थे? महात्मा गांधी थे, सुचेता कृपलानी थे, राम मनोहर लोहिया थे, अरुणा आसिफ अली थे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू थे। और इस मूवमेंट की सबसे अच्छी बात थी लोगों ने स्ट्राइक प्रोटेस्ट किया और इसमें मास पार्टिसिपेशन आया। ये भी एक बड़ा मूवमेंट बन चुका था। तो हमने कम समय में कोशिश की है कि आपका सारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और थोड़ा कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच।